डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 6 के इस टॉपिक में बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई वह किसी भी तरह के प्रॉब्लम में अगर वो अपना उस केस में डीएनए या नमूना देना चाहता है तो प्रदत्त व्यक्ति कहलाता है। प्रदत्त व्यक्ति के मिनी सैटेलाइट, ध्यान रखेंगे इस वर्ड को मैं बता रहा हूँ, मिनी सैटेलाइट, किसी प्रदत्त व्यक्ति के मिनी सैटेलाइट की लंबाई का विश्लेषण करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसी का एक नाम आपकी किताब में लिखा होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग, कहीं कहीं नाम आता है इसका। प्रोफाइलिंग मीन्स होता है उसका टोटल, उसका विवरण निकालना, उसी को कहते हैं प्रोफाइलिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहिए, डीएनए प्रोफाइलिंग कहिए, सिंपल सा कहा जाता है। इस तरह की विधि, इस तरह का जो तरीका है, तकनीक है, इसे विकसित किया था अलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने। अलेक्स जेफरीज नामक वैज्ञानिक 1985 में इन्होंने इसका विकास किया। इसके क्रम में इन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया था। कहा जाता है कि इस तरह की क्रिया के लिए डीएनए के विशेष स्थान के मध्य से कुछ पुनरावृत्ति डीएनए, कुछ डीएनए का पता, विभिन्नता का पता लगाया जाता है मध्य से, उसको कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। इस कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए कभी कभी किसी जीनोमिक स्थान पर अधिक संख्या में भी पाया जाता है, लेकिन इसको मेन जीनोमिक डीएनए से अलग किया जाता है। अलग करने के क्रम में कई छोटे बड़े शिखर बनते हैं, इनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। छोटे बड़े शिखर बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। कहा जाता है जिस तरह का ये क्रम बनता है, इसमें इनकी लंबाइयों के आधार पर या इसके खास करके मिनी सैटेलाइट के कैरेक्टर के आधार पर कुछ छोटे कुछ बड़े, बड़े हैं उनको सैटेलाइट और जो छोटे हैं उनको मिनी सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। छोटे को क्या कहा जाता है? मिनी सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। यही मिनी सैटेलाइट का मैंने यहाँ वर्ड का इस्तेमाल किया। कहा जाता है इस तरह की क्रिया के लिए कौन सा नमूना लिया जाता है? डीएनए कहाँ पर उपस्थित रहता है? कोशिका में। इसके लिए जो नमूना लिया जाता है, चाहे वह रक्त हो, रक्त कोशिका हो, चाहे वह त्वचा की कोशिका हो, चाहे वेड्ज हो जिसको आप सीमेन कहते हो, वेड्ज सीमेन कहते हो, चाहे अन्य शारीरिक कोई भी कोशिकाएं हैं जहां पर कि डीएनए आसानी से मिल सके, उसे नमूना के रूप में लिया जाता है। अब दूसरी बात यह भी है, नमूना के लिए अगर डीएनए की मात्रा, अच्छी सी मात्रा, उसका पूरा का पूरा सुनिश्चित मात्रा पूरा नहीं मिल पाता है, तो उस मात्रा को बढ़ाने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं पीसीआर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तकनीक के द्वारा डीएनए की कई कॉपी तैयार की जाती है, अनेक उसका कॉपी तैयार करके उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। मैं बताना चाहूंगा यह तकनीक कैसे किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका क्या मैकेनिज्म है, उसके लिए मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले देखा जाता है इस तकनीक के लिए, इस विधि के लिए जो नमूना लिया गया, चाहे वो वीर्य का नमूना हो, रक्त की कोशिका का नमूना हो, चाहे त्वचा कोशिका का नमूना हो, उसमें से डीएनए को अलग करने के लिए पहले टुकड़ा में किया जाता है, खंड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैं कार्य विधि यानी मैकेनिज्म का बात कर रहा हूँ। खासकर कहा जाता है सबसे पहले अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी डीएनए को लेना होता तो उसके लिए नमूना चाहे रक्त कोशिका हो, वीर्य हो, चाहे शरीर की कोई भी त्वचा कोशिका या कहीं की भी कोशिका जिसमें डीएनए उपस्थित है, उस नमूना से डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहले खंड किया जाता, टुकड़ा में किया जाता, उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये इंजाइम, जिसको आप जेनेटिकल सीजर भी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में सीजर का काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को खंड खंड यानी छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करता है। इससे जो तैयार किया गया खंड, उस खंड को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें की इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में एगारोज का इस्तेमाल किया था। आसानी से डीएनए खंड को पृथक किया था। पृथक किए गए डीएनए खंड को नाइट्रोसेलुलोज, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन से बनी झिल्ली, संश्लेषित से झिल्ली पर उसे रखा जाता, स्थानांतरित किया जाता। इस प्रक्रिया को कहा जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस। कभी कभी एग्जाम पूछता है साउदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस क्या है। एक वैज्ञानिक थे
E.M. सौदर, उन्होंने सबसे पहले यह प्रक्रिया किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया गया डीएनए को उन्होंने नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन से बनी झिल्ली पर रखा था, स्थानांतरित किया था। इसी प्रक्रिया को सौदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसके साथ साथ देखा जाता है कि वह जो खंड है, वह खंड जो डीएनए का निकाला गया, सैटेलाइट डीएनए का, वह सभी व्यक्ति में, विभिन्न व्यक्ति में एक समान नहीं होते, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। उसको कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और इसी का मेन रोल होता है इस तरह के टेक्निक में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इस तरह के VNTRs की पहचान की जाती है विरंजक का इस्तेमाल करके, और कहा जाता है इसे और सैटेलाइट डीएनए का संकरण किया जाता है, हाइब्रिडाइज्ड किया जाता है। जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब, क्या मैंने कहा, रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला करके उसकी पहचान करने के लिए मिलाया जाता है डीएनए प्रोब। इसको आप डीएनए ना लिख करके आप VNTR भी लिख सकते हैं। VNTR फुल फॉर्म यहाँ पर एस इसलिए पोस्ट ऑफिस मैंने वहां पर साथ में एस लगा प्लूरल की वजह से। तो कहा जाता है रेडियो एक्टिव VNTRs प्रोब्स को संकलित किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है। क्या क्या था, हाइब्रिडाइज। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, उसके बाद जब ध्यान देखेंगे, उसके बाद एक्सरे फिल्म पर, एक्सरे का जो फिल्म होता है उसको इसमें उस घोल में डाला जाता है। और जैसे ही डाला, एक्सरे फिल्म पर डालने पर ऑटो रेडियोग्राफ तैयार होता है। ऑटो रेडियोग्राफ तैयार होता है, ये होकर तैयार होता है। उसमें जहां जहां VNTRs आता है वहां काले काले गड़ी गड़ी पट्टियां आने लगती है। और इसी पट्टी का अध्ययन करके आसानी से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है सब पट्टी का, और उससे किसी भी तरह के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। चाहे वो किसी तरह के संबंध के बारे में आप खोज कर रहे हैं, किस टेक्निक के द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। इस तरह से मैंने इसका मैकेनिज्म बताया। एक और चीज बताऊं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या उपयोग है। आज के डेट में, आधुनिक समय में कई तरह की कहानियां हो रही है, कई तरह के मामले आते हैं, और इन सब तरह के जांच में ये बहुत ही अच्छा टेक्निक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो किस तरह के चीज उपयोग, एप्लीकेशन या यूजेस किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सबसे पहला अपराध क्षेत्र, चाहे किसी भी तरह का आपराधिक मामला हो, उसमें अपराधियों को पहचानने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। दूसरा, पैतृक यानी बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल सन्स, यानी कहने का मतलब है मम्मी पापा के जो संतान होते हैं उनका पहचान कराने में इस्तेमाल किया जाता है, पैतृत्व, पैटर्निटी की पहचान करने के लिए। तीसरा चीज कहा जाता है जुड़वा, जो बच्चे होते हैं उनमें समरूप जुड़वा, आइडेंटिकल जुड़वा, जो थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उनके गुणसूत्र एक समान होते हैं। उनके अगर बाई चांस खो जाते हैं एक जुड़वा दूसरे जुड़वा से, तो उनकी समानता, उनकी पहचान करने में भी इस्तेमाल किया जाता है किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जीनोम के अध्ययन के लिए, जीनोम का अध्ययन कर आनुवांशिकी मैप, जेनेटिकल मैप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है किसका, जेनेटिकल मैप बनाने में क्या था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इस तरह से इतना ही नहीं, दूर स्थित किसी देशांतर यानी कि दूर देश में गया हुआ, उनसे संबंधित जो हमारे लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे संबंध स्थापित करने में इस्तेमाल किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। स्ट्रक्चर के द्वारा समझाना चाहता हूं किस तरह से इस मैकेनिज्म को किया जाता है। स्ट्रक्चर के द्वारा मैं समझा रहा हूं। जैसे कि आप कहते हो कोई एक शख्स है जो किसी बच्चे पर अपना दावा पेश कर रहा है, या मेरा बच्चा है। कोई और भी आता है, वो भी कहता है मेरा बच्चा है। अब पता नहीं बच्चा किसका है, तो मान लेते हैं कोई ए शख्स है, कोई बी शख्स है। 80 का भी मैं तैयार करता हूँ, उसे मैं आपको एक चाइल्ड की बात करूँ, और सबका जो निकाला गया डीएनए फिंगरप्रिंट वो मैं दर्शाता हूँ। फिर तुलनात्मक उसको मैच किया जाता, उस पर पता चलता किसका बच्चा कौन है। ठीक, दिखाता हूँ मैं। आइए मैं मान लेता हूँ ए से प्राप्त डीएनए है, और आप जानते हैं कोई भी गुणसूत्र का जो पैटर्न होता है वह जोड़ा में होता है, क्योंकि एक मैटरनल और एक पैटर्नल, एक पिता से आता 50% माता से आता है। तो दोनों तरह के गुणसूत्र को समरूप यानी कि समजात गुणसूत्र के रूप में दर्शाया जाता है। तो 3 गुणसूत्र को प्राप्त किया गया, मान लेते हैं डीएनए ए से गुणसूत्र नंबर 7, गुणसूत्र नंबर 2 और गुणसूत्र नंबर 16। गुणसूत्र नंबर 7 क्रोमोसोम नंबर
2 क्रोमोसोम नंबर 16। तीनों का स्ट्रक्चर एक समान नहीं होता क्योंकि वेरिएंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4। इसमें आप देखेंगे इस तरह से, देखिए 7 नंबर में क्रोमोसोम 7 नंबर में ऐसे डिजाइन बनाया, एक में 3 डब्बा, एक में आपका 4 डब्बा है। यहाँ डिजिट के तरह से आपको याद रहे, इसमें आपका 8 और इसमें 7 डब्बा। देखेंगे एक में ऊपर मैंने 8 दिया, ब्लॉक दिया और नीचे 7 ब्लॉक दिया। इसमें इसका स्ट्रक्चर अलग कर रहा हूं। बात कर रहा हूं, अब देखें क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम 16 सब में अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाया हूं। फाइव और 10 का है कॉलम जो बनाया गया, जिस तरह से स्पॉट पाया गया, ऐसे ही बी का लिया गया, उसमें भी डिफरेंट है। इसमें भी आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। इस तरह से इसमें भी तीनों लिया गया, लेकिन इसमें डिफरेंट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डब्बा है और यहाँ पर 9 डब्बा है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से इस तरह से 7 नंबर क्रोमोसोम आप देख रहे हैं। सेकेंड नंबर में आपका 8 और 7 है इसका डब्बा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर को लिया गया और सब में वेरिएशन आपको दिख रहा है। इसी को VNTRS का डब्बा कहते हैं, VNTRS का इसी को डब्बा कहते हैं। और लास्ट में जो लिया गया है वो 5 और 2 का है आपका 1 2 3 4 5 1 2। इसी तरह से C से भी प्राप्त जो था, C इसको भी लिया गया। इसमें भी देखा गया किस तरह से ये मैच करता है, उसको मैं दिखाता हूं। सी से जो प्राप्त है उसमें देखा गया इसका भी क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। सेम इसका भी आया 11, और ये 9। इस तरह से कलर आप देख रहे हैं, इसमें भी 8 और 7 है। इसमें भी 8 और 7 आप देख रहे हैं और इसमें आपका 5 और 2 है। इस तरह से फिर इसका ऑटो रेडियोग्राफ तो तैयार हुआ था, उसको इस तरह से आप सजाते हैं। ए वाला, बी वाला और सी वाला इस तरह सजाते हैं। उसमें प्राप्त क्या हुआ, इस सब का डब्बा इसमें तुलनात्मक करते हैं।
ए से जो प्राप्त है, बी से जो प्राप्त है और सी से जो प्राप्त है, इसमें से देखते हैं। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आप देखो, इसको मैं सजा रहा हूं, उसमें जो मैच करेगा उसको लिया जाएगा। इस तरह से आप देखो 11 नंबर का डब्बा, यहां पर देखो ये है 11 नंबर बी में, इस तरह से इसको हम सजाते हैं। ठीक, 11 नंबर बी है, सी में भी है, देखो इसको मैंने लिया, ध्यान से चलिएगा। 10 नंबर यहां पर है, यह आपका ए में है, ए में 10 नंबर यहां पर है। इस तरह सजाते, इस तरह से सबको आप सजाते हो तो तेजी से हो जाता है, आपका दिखता है। एक अगर ठीक से आप देखो 3 नंबर यहां पर आता है, 4 नंबर यहां पर आता है, ये आ गया। 8 और 7, इस तरह से आप देखते हो, इस तरह से आ गया। 5 और 10, इस तरह से नंबर के हिसाब से ड्रॉपलेट मैंने दिया, उसका डार्क पार्ट दिया। बी नंबर में से देखिए 11, 9, उसके बाद 8 और 7 है। इस तरह आपका 5 और 2 है। ऐसे ही आप सी नंबर में ग्राफ देखें, इसमें भी आपको इस तरह से दिखेगा। 11 और 9 है, 8 और 7 है, 5 और 2 है। आपको इस तरह के रेडियोग्राफ जैसे ही प्राप्त हुआ, आप स्पष्ट रूप से मैचिंग करते हैं, ए का, बी का और सी का टोटल पूरा का पूरा मैच आपको किससे मिल रहा है? सी और बी का मिल रहा है। यानी सी का संबंध किससे है? बी से है। आप बोल सकते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? सी का संबंध किससे है? बी से। यानी कि ए गलत साबित हुआ। इस तरह से पहचान की जाती है। मैंने आपको बताया, इस तरह फॉरेंसिक लैब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अलग अलग तरह की चीजों की पहचान की जाती है, संबंध में स्थापित किया जाता है। इस तरह से मैंने 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर